हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर 2018, जिसमें कि हम लोग मैथ और साइंस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और मैथ्स जो होंगे वो प्रीवियस ईयर का होगा, और साइंस का जो क्वेश्चन है मैंने इसमें अलग से एक टॉपिक ऐड किया है, मानव शरीर और उनसे संबंधित रोग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, एक आध क्वेश्चन हो जाए थोड़ा नॉर्मल हो, तो चलिए करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या 2x, यानी 2 इंटू एक्स प्लस जेड माइनस 1। तो फाइंड कीजिए कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान क्या होगा। तो पहले मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा कोशिश। तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं, इस बात को करते हैं। देखिए, तो इसमें 3 चीज़ है। अगर आप तरीके से करने चलें तो फिर आपका टाइम लगेगा, ऊपर से आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। नहीं तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, मान सोचकर रख कर देख लीजिए, उससे है कि जल्दी बन जाएगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, x है, y है, z है, इसका मान कुछ सोच लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगर इधर 2 है, अगर मैं इसको जो भी करूँ, जितना मान इधर आए उतना ही मान इधर आए, तो उसके लिए मैं x y z का मान क्या सोच सकता हूँ, इस बात को समझना है। ठीक, तो देखिए, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर x का मान 1 मान लेते हैं, तो ये 1। y का मान, इधर y नहीं है, y का मान हम 0 मान ले, और z का मान 1 मान ले, तो पुट हो जाएगा। वैल्यू करके देखते हैं। यहाँ पर x का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का मान 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही, z का मान 1, तो इधर कितना आ गया बराबर के इस साइड में, तो इधर भी पुट करके देखते हैं। 2 इंटू एक्स का मान 1, y तो है नहीं, z का मान 1 माइनस 1, और इसको मैंने सोल्व किया तो इधर भी 2 ही आ गया, यानी आपका LHS और RHS बराबर हो गया। तो इसका मतलब हमने जो मान को सोचा वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप कुछ भी सोच सकते हैं कि, और मान रख कर देख सकते हैं क्या सही मान आ रहा है। अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब जो मान हमने सोचा वो बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर रख देते हैं, क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, तो इसको हमें फाइंड करना है। तो x का मान 1 का क्यूब कीजिए, कुछ भी कीजिए, 1 ही होगा। 0 पर पावर 3 मतलब 0, और यहाँ पर z पर पावर 3, तो इसका मतलब 1। इसको हल करने पर कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, तो देखिए, मान पुट करने से आपका जल्दी आ जाएगा। हालांकि इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो है कि नहीं। तो एक टेलीविज़न शो में वहाँ पर कुछ क्वेश्चन में इस प्रकार लिखा हुआ था, 4.2/3 घंटा तक चला। मैंने इसको टाइपिंग करने में नहीं हो रहा था कैसे टाइपिंग करें, तो फिर मैंने ऐसे लिख दिया। हालांकि ये भी वही चीज़ है। अधिकुल समय का 1/5वां भाग हिस्सा जो है विज्ञापन पर खर्च किया गया। तो टेलीविज़न शो की वास्तविक अवधि कितनी थी। ठीक है, तो देखिए, टोटल है 4 × 12 2 14/3 ये है, और उसका 1/5वां हिस्सा विज्ञापन पर खर्च हुआ। 1/5वां हिस्सा विज्ञापन पे यानी प्रचार में आ गया। तो रियल में चला कितना देर तक टीवी शो, तो 5 में से 1 जो है वह विज्ञापन पे खर्च हुआ, तो चला कितना, 5 में से
4 चला यानी 5 में से जो है 4 भाग ओरिजिनल 100 चला जो टीवी 100 है, तो बस इसको इससे गुना कर दीजिए 4/5 से। हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं, तो 14 चौके 56/15। तो इसको सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा, तो 15 तिया 45, 3 पूर्णांक 11/15। तो ये जो ऑप्शन है वही है 3 पूर्णांक 11/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 14/3 का 1/5 विज्ञापन पे, यही ना। तो इसको पहले हल करते हैं कि 14/15 जो है विज्ञापन पे खर्च हुआ और टोटल टाइम कितना है 14/3, तो 14/3 में आप घटाते तब जाकर आपका आंसर आता है ना। तो डायरेक्ट ऐसे सोचिए कि ये जो है ये वास्तविक समय है और उनमें से एक जो है विज्ञापन पर खर्च हो रहा है और 4 रियल में चल रहा है, तो ऐसे इसको हल कर सकते हैं, जल्दी निकलेगा। और कुछ नहीं है कि यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव में नहीं पड़िएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट, मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ। आप देखिए अगर आपसे जो क्वेश्चन हो जाता है उसको आप स्किप कर दीजिए, और जो नहीं हो पा रहा है तो फिर देखिए क्या हर्ज है कि नहीं। तो आप समझ सकते हैं, एक सप्ताह में एक शहर का औसत तापमान 28 डिग्री सी है। यदि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 27.5 डिग्री है और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का औसत तापमान 29 डिग्री है, तो गुरुवार का दर्ज तापमान क्या होगा। देखिए इसको तरीके से करने जाइएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। आप फिर जैसे कहने का मतलब देखिए 7 गो दिन है यहाँ पर और 7 दिन का दिया है 28 डिग्री औसत तापमान, तो औसत बराबर क्या होता है या योग बराबर हम कहें तो क्या होता है, औसत गुने कुल संख्या या कुल नंबर, कुल संख्या ये होता है आपका। तो फिर आप सभी का योग निकालिएगा, 7 दिनों का योग, जिसमें कि सोमवार हो, मंगल हो, तो पूरा डिटेल्स में लिखिएगा सोमवार प्लस मंगलवार, तब जाकर इधर 7 गुना 28 कीजिएगा, है ना, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो ये 7 दिन का योग निकलेगा। फिर यहाँ पर कीजिएगा सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, इन 4 दिन का औसत, यानी सोमवार से लेकर गुरुवार तक कीजिएगा। तो फिर आपका 27.5 गुना 4 दिन है तो 4, फिर जाकर कहाँ से, गुरुवार से रविवार तक, यानी गुरुवार से रविवार तक, फिर यहाँ कितना है 29, और कितने दिन है 1 2 3 4 दिन, तो 4 दिन। फिर इन दोनों को गुना कीजिएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा, फिर घटाइएगा, तब आंसर आएगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 दिन आएगा, कहीं ना कहीं 8 दिन आएगा। और इसमें कितना दिन है, 7 ही दिन है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो 2 दिन एक्स्ट्रा काउंट हुआ होगा इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा 1 दिन कौन सा काउंट हुआ है, वो है गुरुवार, और हमसे गुरुवार के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह के जब सवाल रहे हैं तो डायरेक्ट आप कीजिए क्या, उस बात को बताते हैं। इन चारों को गुना कीजिए, इतना लिखने का क्या जरूरी। 27.5 गुना 4 प्लस 29 गुना 4 और माइनस, देखिए इन सभी को जोड़िएगा तो 8 दिन आएगा, और इन 8 दिन में 7 दिन घटा दीजिएगा तो गुरुवार आएगा। तो ये 7 दिन वाला मैं घटा दूंगा, 7 गुना 28। तो इसको हल कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर, जरूरी नहीं है कि इतना करना पड़े, है कि नहीं। थोड़ा बेसिक दिमाग से सोचिएगा कि क्या ये करना सही है, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट लिखते जाइए और आंसर लाइए। तो 5 चौके 20, 7 चौक 28, 2 30, 4 दूनी 8
और 3 11, 110 और इधर 9 चौक 36, 4 दूनी 8 3 11, 116 माइनस 8 7 56, 7 दूनी 14, 5 21, 216। इधर ऐड कीजिएगा ये दोनों 6 2 और 2 माइनस 216, तो ये 0 7 दूनी 14, 14 5 19 ही तो होगा, मैंने गलती कर दिया है गुना, 8 7 56, 7 दूनी 14 5 19 ही होगा। देखिए आंसर नहीं आता है तो पता चल जाता है कि हाँ गलत है, तो यहाँ पर 196 घटेगा, तो 0 और 12 में 9 गया 3, 30 डिग्री सी। गुरुवार का ये जो निकला ये गुरुवार का ही निकला, क्योंकि इसमें देखिए गुरुवार 2 बार काउंट हुआ है इसलिए, और इसमें जो है गुरुवार एक ही बार काउंट हुआ होगा, आप समझ रहे हैं। तो ये 30 डिग्री सी आंसर है। मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्टकट भी यूज करूँ और बेसिक तरीके को भी लेकर चलूँ, जहाँ बेसिक की ज़रूरत होगी वहाँ बेसिक से करेंगे, या हो सकता है उसका शॉर्टकट हमें पता ना हो तो मैं उसे बेसिक से कर दूँगा, है कि नहीं। ज़रूरी थोड़ी नहीं कि सभी क्वेश्चन शॉर्टकट से ही हो जाए। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसने पूछा है क्वेश्चन में कि वर्ष 2000 में मिस्टर एक्स ने कितनी कमाई की। मिस्टर एक्स नाम की कोई व्यक्ति है और उसने कितनी कमाई की। तो मिस्टर एक्स ने 2003 में 7000 रुपये की कमाई की, जो उनकी 2000 की कमाई से 10% अधिक है। हाँ, हम इससे पता प्राप्त कर सकते हैं कि देखिए 2003 में जो है उसने 7000 रुपया कमाया, यहाँ पर 7000 है, 7000 रुपया कमाया, यहाँ 9000 समझिएगा, मिस्टेक है टाइपिंग में, 7000 कमाया, जो कि उनसे जो पहले जो था, कहने का मतलब 2000 में जितना कमाया था उससे 10% अधिक है। अगर मान लेते हैं 2000 ईस्वी में 100% कमाया था तो ये 2003 में 110% कमाया होगा, है ना, 110, और इसी का अंतर हमारे पास 7000 दिया है। तो क्या हम 2000 ईस्वी की कमाई का हम नहीं बता सकते हैं? तो बता सकते हैं एक से, है कि नहीं। फिर दूसरा कह रहा है श्रीमती वाई जो मिस्टर एक्स की पत्नी है, मिस्टर एक्स की कमाई के तुलना में आधा कमाया है। मिस्टर एक्स ने यानी उसकी पत्नी की तुलना में आधा कमाया। पत्नी मान लीजिए कुछ भी रुपया कमाया होगा, तो मान लेते हैं पत्नी T रुपये कमाया होगा, तो पति जो है ये वाइफ, ये हस्बैंड, तो ठीक है, पति जो है उसका आधा कमाया है, T/2 कमाया है, और उन्होंने कुल 9000 कमाया और इन दोनों को मिलाकर 9000 कमाया। तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ से कितने रुपए यानी मिस्टर एक्स ने कमाया है, तो बता सकते हैं इसको हल करके। तो उत्तर देने के लिए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो 1 या 2 पर्याप्त है। दोनों या वाला यहाँ कंडीशन लागू होगा, है कि नहीं, एक साथ वाला नहीं, अलग अलग भी आंसर दे सकते हैं, है ना। देखिए कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब 12 से भाग लगाने जाएं सभी ऑप्शन में तो फिर तो हो गया ना, है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखें कि इस 12 से भाग लगाने का मतलब कि जिस संख्या में 3 और 4 से भाग लग जाए, 4 या 12, तो वह संख्या 12 से कट जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 4 का हमें रूल पता है कि लास्ट का 2 संख्या 4 से कटनी चाहिए, तो इसका मतलब वह 4 से पूरा संख्या कटेगा। तो 4 से कटने का मतलब 88 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 44 भी कटेगा, 32 भी कटेगा। तो ये 4 से तो पता नहीं चला कि कौन से संख्या जो है कि 12 से कट जाएगा। तो हम 3 से चेक कर लेते हैं। अगर जो संख्या 3 से, क्योंकि 4 से चारों कट रहा था, 3 से कोई ऐसा ही संख्या होगा जो कटेगा। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा ही होगा जो कि 3 से कटेगा। तो चलिए 3 से रूल है कि सभी को जोड़िए, जितने भी नंबर संख्या यहाँ पर दी हुई है सभी को जोड़िए और 3 से भाग लगाइए, लग जाए तो समझिए कि वो संख्या उसमें 3 से पूरा तरह से भाग लग गया। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो देखिए जैसे कहने का मतलब
जैसे मैं कहता हूँ कि 1 2 3, इस संख्या में अगर हमें चेक करना है कि 3 से पूरा पूरा भाग लग रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे। 1 + 2 3 3 6, क्या 6 में 3 से भाग लगेगा? तो हाँ, इसका मतलब 123 में भी 3 से भाग लगेगा, है ना। तो ये बात है। तो इसी तरह से, या फिर हम ऐसे भी कह सकते थे 123 को ऐसे भी पता कर सकते थे क्या 3 से भाग लगेगा कि नहीं। जितना भी 3 दिख रहा है उसको कटाइए, या 3 के मल्टीपल में जो हो उसको कटा दीजिए। क्या 3 3 से कटेंगे? हाँ। 1 और 2 3, 3 से कटेंगे? हाँ। तो कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट गया, है कि नहीं। तो इसी तरह से अब इसमें चेक करेंगे, जोड़ के ना डायरेक्ट कटा गए। तो ये 3 है, कट गया। 6 भी कटेगा, और 4 और 8 12, 12 भी कटेगा 3 से। क्या ये 8 बचा? क्या 8 जो है 3 से कटेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अब देखते हैं, ये 6 कटेगा, 8 और 1 9, 9 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं? हाँ। 7 और 5 12, क्या 12 में 3 से भाग लगेंगे? हाँ। तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लग गया, क्योंकि लास्ट में 16 था तो 4 से भी भाग लगा, और ये पूरा संख्या में 3 से भी भाग लगा। तो इसका मतलब ये पूरे संख्या 12 से भाग लगेगा। बाकी बात चेक कीजिए ऑप्शंस को, नहीं कटेगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। प्लाईवुड के प्रत्येक 0.23 सेंटीमीटर मोटे 472 टुकड़ों को इस प्रकार ऊपर रखा जाता है, तो स्तूप की ऊंचाई मीटर में कितनी होगी? ठीक है, मीटर में पूछ रहा है। तो ये 0.23 सेंटीमीटर है। एक प्लाईवुड, हमको 472 प्लाईवुड यानी कुछ इस प्रकार से ये प्लाई है, इसके ऊपर और रखेंगे, इससे और रखते जाएंगे, यानी 472। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 472 गुना सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में आया, तो हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा लगाएंगे, तो 23 गुने 472, इसका पॉइंट मैंने उड़ाया तो नीचे 100, और इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो नीचे 100। तो कहीं ना कहीं नीचे 4 0 आ रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर आप गुना कीजिएगा तब भाग दीजिएगा। नीचे 4 0 आया, जो भी संख्या ऊपर में 3 4 7 8 9 जो भी आए, तो 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगना चाहिए, है ना। बात समझ रहे हैं? तो देखिए 4 अंक छोड़ के किस में पॉइंट लगा है? 1 2 3 4 यहाँ पर लगा है। तो यही राइट आंसर है। बाकी बात आप करते रहिए, मैं तो बस तरीका बता सकता हूँ कैसे हो सकता है, थोड़ा समझिए। जय अपने घर से स्कूल तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 5 मिनट देरी से पहुंचता है। वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और 4 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी क्या है? ठीक, तो अपने दूरी बराबर तो फार्मूला पढ़ा होगा, D बराबर ST यानी स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। तो ये यहाँ पर हम एक्चुअल टाइम मान लेते हैं T है, यानी वास्तविक समय जो है T है। ठीक है, वास्तविक समय को T मान लिया। तो दोनों साइड हम दूरी को बराबर कर देते हैं। जब 10 से चल रहा था तो 5 मिनट देरी हो रही थी, जब 3 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा बढ़ा दिया तो 4 मिनट पहले पहुंच सकता है। तो यानी दोनों साइड मैंने दूरी बराबर कर दो। दूरी बराबर क्या? S इंटू टी। स्पीड कितना? 10। जब 10 से जा रहा है तो उसको लगना चाहिए T समय, लेकिन 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब और 5 मिनट इसको चाहिए, है ना। वास्तविक समय में और 5 मिनट चाहिए। तो यहाँ पर ये दूरी निकला, इस दूरी को अगले वाले दूरी से बराबर कर दें। 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, पहले वह 10 के रफ्तार से जा रहा था, 3 बढ़ा दिया, इसका मतलब अब 13 के रफ्तार से जाएगा। मेरी बात को समझिएगा। उसको वास्तविक समय T लगना था, लेकिन वह 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, इस बात को समझिए। 4 मिनट पहले पहुंच रहा है तो इसका मतलब 4 मिनट कम कर दीजिए तो वास्तविक दूरी आ जाएगा। तो ये दूरी ये दूरी दोनों को इक्वल मैंने कर दिया, बस यहाँ से इसको हल कीजिए, T निकलेगा। तो 10T प्लस 10 × 5 = 50, 13T
माइनस 13 चौके 52। तो यहाँ से घट कर 3t बराबर 52 और 50 कितना हो जाएगा 102। तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा 3 तिया 9 3 चौके 12 34 यानी वास्तविक समय 34। अब हमसे दूरी पूछा है, क्या पूछा है ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है हमसे दूरी। तो हम किसी भी एक को उठा लेंगे चाहिए। कहने का मतलब दूरी क्या है, या तो यहाँ से उठा लें या फिर यहाँ से उठा लें, किसी में भी t का मान पुट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्या 10 दूरी क्या है 10t + 5, किसी एक को भी उठाते तो आंसर आता। तो d 10 है, ये किलोमीटर पर आवर में था और टाइम मेरा जो निकला ये 34 ये मिनट में निकला, क्योंकि देखिए यहाँ पर मिनट दिया है मिनट, ठीक है। तो बाद में इसको बदल लेंगे। तो 34 + 5 34 + 5, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा d बराबर 10 × 34 5 39, और ये मिनट में था तो इसको 39 जो आया मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना। अब कीजिए भाग उग दीजिए, कटाइए पिटाइए। तो 6 × 36 6 × 30 किलोमीटर, इतना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके तो देखिए 6.5 किलोमीटर आ गया। तो बस थोड़ा सा बेसिक तरीका लगाइए आंसर आएगा। ये सब सवाल देखकर थोड़ी ना डरना चाहिए किसी को। देखिए इस सवाल को कीजिए, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत में कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसकी व्यय पर कोई वृद्धि ना हो। जब इस तरह का सब प्रश्न हो तो मैं कहता हूँ कि मान लीजिए उसके प्रारंभिक मूल्य जो है 100 होगा, उस पे उसने 30% बढ़ा दिया, रेट को 30% बढ़ा दिया। तो ये अनुपात आप लिख लीजिए, ये अनुपात लिख ले। पहले 100 था अब 130 हो गया। तो अब हमें चाहिए कि कमी करना है ना, कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। यानी पहले 100 रुपया खर्चा हो रहा था, अभी भी 100 रुपया खर्चा हो, लेकिन चीनी में कुछ ना कुछ तो कमी करनी होगी। जब इस तरह का प्रश्न हो तो देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है 30 का, तो 30 और जो बाद वाला मूल्य है उसको एक नीचे लिखिए गुना 100। तो ये कट गया, आ गया 300/13। तो ये हल करके जो भी आंसर आ जाए, हालांकि यहाँ पर हमको लगता है ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सही कर दीजिएगा। 13 दूनी 26 बच गया यहाँ पर 4 13 तिया 39, यानी 23 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 23.13 जो भी हो ये आंसर आना चाहिए। भाग दे दीजिएगा, यही आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक है। देखिए दोस्तों, हमें जो भी करना होता है हम ही को करना होता है। पीडीएफ बनाना, क्वेश्चंस को टाइप करना और फिर आप तक ये इस वीडियो को पहुंचाना, जो भी करना होता है हम ही को करना होता है अकेले। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उस चीज़ को, है कि नहीं। और अगर कहीं लगता है कि जिस प्रश्न में मैं हो सकता है कहीं गलती कर रहा हूँ या गुना भाग जो भी हो गलती कर रहा हूँ, तो देखिए जो वीडियो की टाइमिंग होती है ना, जैसे मान लीजिए 10 मिनट 15 सेकंड चल चुका है, तब उस टाइम को मेंशन करके बोलिए कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ गलती है, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं और उसको मैं बाद में रिव्यू करके देख सकूँ, है कि नहीं। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा जो गलती हो, है कि नहीं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट। और हाँ, आप लोग से शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो पहले आप वीडियो रोक कर थोड़ा सा लाइक कर दीजिए दोस्त, अगर पसंद आ रहा है तो। नहीं तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। लाइक से ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलिए जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों को पसंद आ रहा है, कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप क्या कीजिए, एक कलम में
एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है? यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 3:2 है। तो वहाँ पर पूछ रहा है कितना हो सकता है, इस ऑप्शन के अनुसार वैसा ही सेट किया गया है। तो मैं कहूँगा जैसे इन दोनों को जोड़कर देखिए, बॉयज और गर्ल्स को, तो 5 आ रहा है, अनुपात में 5 आ रहा है, कहीं ना कहीं वो 5 के मल्टीपल में होना चाहिए ऑप्शन। बात समझ रहे हैं? तो क्या 5 के मल्टीपल में ये है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि पॉइंट में तो आंसर नहीं आ सकता है। कोई लड़का पॉइंट में होगा क्या? नहीं ना, तो पॉइंट में आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, साइन एक्स बराबर कोस एक्स है और एक्स एक न्यून कोण है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 कोस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा? तो बस इसमें कुछ नहीं ज़्यादा सोचना होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। किसने कहा क्या रहा है या एक्स का मान क्या होगा? एक्स बोल रहा है न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना। तो जब दोनों इक्वल है तो साइन थीटा का और कोस थीटा का मान कितना डिग्री पर इक्वल आता है? तो आपका जवाब होगा कि 45 डिग्री पर दोनों का मान इक्वल आता है। साइन 45 का भी मान लीजिएगा तो 1/√2 आएगा, और कोस 45 का भी मान लीजिएगा तो 1/√2 आएगा। इसका मतलब एक्स जो है वो 45 डिग्री है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बस यहाँ पर पुट कीजिए 2 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 कोस 45 डिग्री का भी मान वही होता है 1/√2 इसका स्क्वायर। तो ये 2 गुना 1/2, √2 का गुना कीजिएगा तो 2 ही ना आएगा। √2 का जैसे √3 गुना √3 करते हैं तो इसका मान 3 आ जाता है, तो √2 गुना √2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, है कि नहीं। माइनस, उम्मीद करते हैं कि सब आप समझ रहे होंगे। 3 गुना 1/2, तो बस इसको हल कीजिए, 2 में 3 जाएगा तो -1/2, तो हमारा ये हो जाएगा -1/2 राइट आंसर। ओके, कीजिए इस क्वेश्चंस को। इसका तो हमें शॉर्टकट पता नहीं चल पाया, लेकिन चलिए मैं करा देता हूँ। शॉर्टकट से नहीं तो बेसिक कैसे कराता हूँ। देखिए, हमसे पूछा क्या है कि चाल ज्ञात कीजिए जब 550 किलोमीटर के लिए बस चला था, यानी कुल दूरी 750 किलोमीटर है। एक बस पहले 200 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से करता है, और आगे 550 बस के लिए बस की चाल ज्ञात कीजिए, ताकि वह बस का औसत चाल यानी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, एवरेज चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो चलिए करते हैं। देखिए, औसत चाल बराबर क्या कह सकते हैं आप लोग? कुल दूरी बटे समय, ये ना। तो कुल दूरी कितना? 750, और समय की बारे में बात करें तो जब 200 किलोमीटर चला तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो यहाँ पर 200 किलोमीटर चलने में कुछ तो समय लगा होगा, तो 200 बटे चाल बराबर क्या? दूरी बटे, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये 40। तो यहाँ पर 5 घंटा लग गया है। कितना लग गया है? 5 घंटा बटे 5 घंटा प्लस 550 किलोमीटर चला है। कितना? 550 किलोमीटर चला है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसकी चाल क्या है। तो मान लेते हैं x की चाल से चला, तो यहाँ पर इतना घंटा टाइम लग रहा है, इतना घंटा टाइम लग रहा है, यानी 550 बटे x घंटा, यानी x चाल मान रहे हैं यहाँ पर। दूसरा चाल जो हमसे पूछा ये वाला चाल, उसको x मान लिया। ठीक, इतना समय लगा, तो ये दोनों समय, और औसत चाल कितना दिया है? 50। तो औसत चाल बराबर दूरी बटे समय। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। बाकी बाद हल कीजिए, देखिए आंसर आएगा, जो x का मान आएगा वही आपका आंसर है कि नहीं। तो यहाँ से घंटा को हटा देता हूँ ताकि बाद में आसान होगा। यहाँ भी घंटा लगा सकते थे। तो इसको हल कीजिएगा, 1 0 1 0 कट गया 5 से 15 बार में,
तो इधर कितना 1 हो गया। तो अब गुना कर दें तिराकोनी, तो 5 + 550 बटे x। तो इस 5 को इधर लेते जाइए, तो ये 10 बराबर 550 बटे x। तो x बराबर क्या 550 बटे 10, यानी कहने का मतलब 55 किलोमीटर पर घंटा। ये आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो ये बेसिक तरीका ही था। इसका सोचा कि मैंने शॉर्टकट कुछ निकाले, लेकिन कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलिए बेसिक्स ही करा देते हैं, क्योंकि सवाल पूछा गया है। एक दुकानदार 10 किलोमीटर कहाँ दिमाग है, समझिए। दुकानदार 10% व्यापार छूट और 10% नगद छूट, यदि अंकित मूल्य 1000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए MP 1000 दिया है, जब किसी ग्राहक को दे रहा है तो यानी व्यापारी को दे रहा है, तो उस समय वह जो व्यापारी के पास दे रहा है तो वह 10% छूट में, यानी इसका 1000 का 10% छूट कहने का मतलब 900, यानी 100 टका का छूट दे दिया है कि नहीं। 10% छूट मतलब क्या 100 का छूट दे दिया। अब फिर कहता है जो सेलर के जो मतलब कस्टमर है, कस्टमर के पास जो बेच रहा है और 10% छूट देकर बेच रहा है, और 10% छूट देकर, तो 900 में 10% और घटाइए तो कितना 810 रुपये, क्योंकि यहाँ पर 90 रुपया का छूट हो जाएगा। 900 का 10% कितना 90, तो 810 रुपये लास्ट में पड़ जाएगा, जो कस्टमर के पास जाने वाला है, जो नगद छूट दे रहा है। तो ये 810 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को तरीके से किया जाए, है कि नहीं। इसका अगर आप लोग को शॉर्टकट पता हो तो बताइएगा, मेरे पास तो नहीं है। हो सकता है शॉर्टकट, मैंने इस तरह के प्रश्न को शॉर्टकट से किया है, लेकिन दिमाग से उतर गया है कैसे करना है। 12 सेब है प्लस 15 ऑरेंज है। अच्छा, ऑरेंज को शॉर्टकट में क्या लिखे, यानी संतरा को ये वाला ओ लिख देता हूँ, बड़ा वाला, प्लस जो बराबर है 660 रुपये में, और 15 एप्पल प्लस 21 संतरा, यानी 21 ऑरेंज, जो है 870 रुपये में। तो यहाँ से हमसे पूछा गया एप्पल, इसका मतलब इस संतरे को बराबर कर देता हूँ, इस संतरे को इक्वल कर देता हूँ। तो मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस संतरे को बराबर करके घटा दूँ तो हिसाब किताब मेरा लग जाएगा, है ना। तो 21 15 7 75 से 21 5, हाँ, इस पूरे इक्वेशन को 7 से गुना कर देते हैं, इस पूरे इक्वेशन को 5 से गुना कर देते हैं। आसान ही बता रहा हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 12 84A प्लस 15 75 से 105 O, और ये 7 से गुना कर दें, 0 6 42 6 42 4 46, इतना। अब इसको 15 5 75 ये, और ये 21 5 105 O, तो ये हो जाएगा 0 5 7 35 5 7 35 और 5 8 40 3 43 सही तो किया ना। 0 5 7 35 7 3 8 5 40 3 43, इतना ठीक है, इतना। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर दीजिए, जानते ही होंगे इस तरह से विलोपन विधि बनाने के लिए, जो 10th में पढ़े होंगे। तो ये, तो यहाँ से 14 में 5 गया 9, ए बराबर कितना निकल कर आया यहाँ से 0, इसको घटाइए 0, 12 में 5 गया 7, और 5 में 3 गया 2, 270। तो ए बराबर यहाँ से क्या 9 से घटाइएगा 30 12, तो एक सेब का मूल्य जो है 30 रुपये है। ऐसे बना सकते हैं। बाकी बात इसका कोई शॉर्टकट हो तो आप लोग को सजेस्ट कीजिएगा, हमें, हम भी थोड़ा सीख लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 50,000 रुपये की एक वर्ष के लिए
8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 1 वर्ष के लिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, हमारे पास मूलधन दिया हुआ है 50,000 और रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 1 ईयर, यही ना। तो जब अर्धवार्षिक की बात होती है तो हम रेट को आधा कर देते हैं, जो रेट होता है उसको हम आधा कर देते हैं। 8% दिया है तो इसका मतलब 4%, और टाइम जो होता है तो उसको हम 2 से गुना कर देते हैं, यही ना। तो t बराबर 1 को 2 से गुना करेंगे 2 ईयर। तो अब इसको नहीं लेना है इसको। बस यहाँ पर भी मैं शॉर्टकट ही लगा रहा हूँ, समझिएगा। यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है ब्याज पूछा है, तो हम अमाउंट, मूलधन और अमाउंट का रेशियो ले रहा हूँ, मूलधन और अमाउंट का रेशियो। इस बात को गौर से समझिएगा, ध्यान से, जल्दी बनेगा। हालांकि फिर आप तरीके से बनाइएगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो अमाउंट क्या होता है, यानी मूलधन प्लस CI। अगर साधारण ब्याज के रिस्पेक्ट में हो तो मूलधन प्लस SI, तो इतना है। तो ठीक, मूलधन कितना है 50 के, इसको अभी रहने देते हैं। हम अब जो है मैं इस 4% को पकड़ता हूँ। 4% के बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 1/25। ये 25 हमारा मूलधन है, 1 ब्याज है। 25 हमारा मूलधन है, 1 ब्याज है। तो मूलधन प्लस ब्याज क्या होगा, मिश्रधन यानी अमाउंट। तो इसका मतलब 1 वर्ष में ये 25 से 26 हो गया। हमें निकालना है कितना, 2 वर्ष का। तो इसका पावर कर दीजिए 2, तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ पर जो अंतर आएगा वही आएगा CI। क्या आएगा, CI। अभी आंसर नहीं आया है, बात को समझिएगा तभी जल्दी बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ से 1, 7 में 2 गया 5, 51, यानी CI का जो अनुपात आया है 51 हमारे पास। तो देखिए मूलधन मेरे पास कितना दिया है 50 के, और अनुपात में कितना निकला है 625, यानी 50 के को 625 से भाग दे देंगे, यही ना। तो यानी 625 का मान है 50 के। ध्यान फिर से समझिए, यहाँ पर के जगह पे हम 3 जीरो भी लगा सकते थे, देखिए जैसे के मतलब 1000 ही आजकल शॉर्टकट में चलता है। तो 650, चलिए अगर कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर 0 ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर आप समझिएगा 625 का मान मेरे पास 50,000 है, तो हमें चाहिए 1 का मान कितना आएगा, 650,000 बटे 625, इतना। तो 1 का मान इतना आया, तो हमको निकालना है इतना का 51 का मान। इस 1 को थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, समझिएगा बात को। इस 1 को 51 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 51 से गुना अगर कर दें तो ये 51 हो जाएगा। तो इधर मैंने 51 से गुना किया, तो इधर भी आप 51 से गुना कीजिए। 50,000 बटे 625 गुना 51, अब जो भी आएगा आपका आंसर। तो ये 50 जो है तो 25 से 2 बार में, और ये 625 से 25 बार में, अब बच गया 2000। 25 से ये 200 अगर कटाएं तो 8 बार में, 1 जीरो बच गया, तो यानी 80 है। तो ये कट गया, तो यानी बचा क्या, 80 गुना 51। तो ये 0, 8 और 5 40, 40-80 हमारा ब्याज आ गया। भले ही दोस्त देखिए ये तरीका जो है समझाने में भले हमें टाइम लगा हो, लेकिन अगर आप इस तरीके को समझते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तो थोड़ा फास्ट करने के लिए ये सब याद रखिए, ठीक। तो किसी समचतुर्भुज का एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है,
यानी अगर हम समचतुर्भुज के बारे में बात करें तो इसमें 2 विकर्ण है, ठीक। लेकिन कोई एक विकर्ण जो है इसकी भुजा के बराबर है, तो इसकी सभी भुजा कितना होगा? तो आपका जवाब होगा कि सभी भुजा बराबर होनी चाहिए, क्योंकि समचतुर्भुज के बारे में बोल रहा है। तो इसकी एक भुजा को हम कुछ मान लेते हैं कि 4 है। इसकी एक भुजा कितनी है? 4। तो जब ये 4 है तो इसका एक विकर्ण भी जो होगा, जैसे मैं यहाँ पर कर दूँ ABCD, AC जो है वह 4 है। AC क्या है? 4, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से इधर 2, इधर 2। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो एक विकर्ण हमें पता है, तो दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का बनता है। जब ये 90 डिग्री होता है तो ये, अगर हम 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखें तो ये वाला लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो ये वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा, है ना। तो इन 2 भुजा में किसी को भी आप लंब आधार मान सकते हैं। तो इन दोनों का पाइथागोरस क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो इस भुजा, इस यहाँ तक की भुजा को हम x मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा को x मान लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और इधर 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने पाइथागोरस लगा दिया। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, माइनस 16 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर क्या होगा? √12। √12 का मान कितना? 2√3। 2√3। x का मान 2√3 आ गया, लेकिन हमको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा विकर्ण ना, है कि नहीं, पूरा। तो जब देखिए यहाँ से जो होता है यहाँ तक आधा आधा में बांट देता है, दोनों को आधा आधा में बांट देता है, जैसे इधर आधा आधा में बांट दिया। तो जब पूरा विकर्ण नहीं, हमारे पास AC जो है वह 4 निकला है, क्योंकि इसने कहा था एक विकर्ण भुजा के बराबर है। तो हमें दूसरा विकर्ण BD चाहिए, है ना, या DB। तो आधा मान 2√3 आया है, तो पूरा मान क्या? 4√3। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमको विकर्णों का अनुपात पूछा है, तो यानी AC अनुपात BD। AC कितना? 4, BD कितना? 4√3। तो ये 4 4 कट गया, तो 1 अनुपात √3। अच्छा प्रश्न है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, प्रश्न करना बड़ी बात नहीं है। आपको अगर समय दे दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन को दे दिया जाए, और अगर आपको अनलिमिटेड समय दे दिया जाए तो किसी ना किसी तरीके से तो आप बना ही लोगे। लेकिन वो बड़ी बात नहीं बनाना, लेकिन टाइम के अंदर बनाना वो बड़ी बात है। टाइम के अंदर समझ में आ जाना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो बड़ी बात है। समझ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछता है ना, वो सभी को लगभग क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को करना ये बड़ी बात है, ना कि घर पर। बात समझ रहे हैं? और एग्जाम के अंदर तभी होगा जब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो, सोचने की क्षमता फास्ट हो, है ना। तो चलिए देखिए, वहाँ पर टाइम, एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है। क्योंकि दोस्त, मैंने भी कई एग्जाम्स दिए हैं, उनमें से मैंने भी कई एग्जाम्स को निकाला, जैसे NTPC, ग्रुप D, इन दोनों का मैंने एग्ज़ाम निकाला है। NTPC CBT 1, CBT 2, इसका CBT 2 भी निकाला है, और ग्रुप D का भी निकाला हुआ है। तो इस बात को मैं समझ रहा हूँ कि एग्ज़ाम कितना मायने रखता है एग्ज़ाम में, एंड टाइम कितना मायने रखता है एग्ज़ाम में। आपको वहाँ पर अगर 90 मिनट दे दिया जाए तो वो लगेगा कि बहुत कम समय है, और कब टाइम ख़त्म होगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए टाइम को मैनेज करना सीखिए। कोसेक x प्लस कोट x बराबर 2 है, तो कोसेक x बराबर क्या होगा, यह बात हमसे पूछ रहा है। तो इसको कैसे करें? तो पहले लिखिए कोसेक x प्लस कोट x बराबर 2, और हमसे इतना के बराबर में पूछा है,
तो अगर यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ तो ये मान उल्टा हो जाता है। क्यों होता है इसके मैंने जस्ट पिछले वीडियो में बताया, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा ना। तो अगर उस वीडियो में ना मिले मेरे में से तो शायद मैंने कल वाले वीडियो में बताया है, अगर नहीं बताए होंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो में तो उस पूरे तरीके को मैं एक्सप्लेन किया हूँगा कि क्यों ऐसा होता है। तो कोसेक एक्स, यहाँ पर जो प्लस है उसको माइनस कर रहा हूँ, कोट एक्स, और ये मान पलट जाता है। ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। क्या अब यहाँ पर जो प्रतिस्थापन में विलोपन विधि जो होता है उसको लगा सकते हैं? नहीं। देखिए कोट एक्स में माइनस कोट एक्स घट जाएगा, तो यहाँ बचा क्या 2 कोसेक एक्स बराबर, इसको जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2। तो हमें चाहिए कोसेक एक्स का मान, तो कोसेक एक्स बराबर 5/2, और ये 2 उठ कर नीचे और आ जाएंगे तो कितना हो गया 5/4। 5/4 का मतलब 1/2/5, ये राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, और अभी तक आप लोग अगर चैनल पर रुके हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत तो वीडियो पसंद आई होगी। भले मानता हूँ कि अभी लगता होगा कि आपको क्या है, अब बड़े बड़े सब्सक्राइबर को देखकर लाइक शेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए जिसका 1 मिलियन 2 मिलियन हो तो उसको आप और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां आप देखते हैं कि कम सब्सक्राइबर हो तो वहां फिर आप मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ से मेरा कहने का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो 1 मिलियन वाला है वही क्वालिटी अच्छा दे, ज़रूरी नहीं है वही आपको सही चीज़ दे। कम सब्सक्राइबर वाला भी आपको सही चीज़ दे सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, औरों के बारे में भी बोल रहा हूँ। अगर कम सब्सक्राइबर है लेकिन वो अच्छा कंटेंट दे रहा है तो उसको कम से कम सपोर्ट करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। ये बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप समझिए। और मैं ऐसे भी बहुत सारे देखा हूँ कि जो अच्छे प्रश्न होते हैं बहुत सारे यूट्यूबर नहीं कराते हैं। जैसे मेरा कई वीडियो में देखिएगा जहाँ पर मैंने फुल पेपर सॉल्यूशन कराया, जैसे एलपी टेक्नीशियंस का 29 शिफ्ट में हुआ था, उसको मैं टोटल 2900 शिफ्ट का फुल करवाया, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इन सभी को करवाया, और सिर्फ करंट अफेयर को छोड़कर, क्योंकि करंट अफेयर का कोई मायने नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि करंट अफेयर देखिए तो उसमें जो होगा 2018 वाला ये पेपर है तो 2018 का करंट अफेयर होगा, उसका कोई मतलब है क्या? वो कभी आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन बहुत सारे पेपर में मैंने करंट अफेयर को अपडेट करके भी दे दिया हूँ, जैसे कि वर्तमान में क्या है, इन सब इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है उन सबको मैं अपडेट करके दे दिया हूँ। तो देखिएगा पूरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है कि नहीं? और एग्ज़ाम्स जाने से पहले कम से कम तो आपको 20 प्रीवियस ईयर पेपर का सेट ज़रूर लगाना चाहिए। ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं फुल सॉल्यूशन में करवाया हूँ। यहाँ पर मैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सिर्फ मैथ को लेकर चलिए, तो सिर्फ मैथ को लेकर चलने में हमें थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसलिए इसमें पर डे एक टॉपिक को ऐड कर देता हूँ, जिससे कि एक मैथ के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा टॉपिक भी कवर हो। भले ही हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं आप के लिए यूजफुल होगा। तो देखिए, बाकी बात आपकी इच्छा, भटकते रहिएगा तो फिर कुछ मिलने वाला तो है नहीं। इस बात को समझ लिए, भटकने वाले को कुछ नहीं होता अगर 4 जगह भटकते रहिएगा तो। एक पंप 4 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण टंकी अब 5 घंटे में भरती है। तो टंकी को भरे होने पर रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, एक पाइप है, एक पंप है जो किसी टंकी को 4 घंटे में, मतलब पंप 4 घंटे में भर रहा है, लेकिन पंप के साथ एक रिसाव आ गया, पंप में एक भुरकी हो गया, जिसके वजह से जो टाइम लग रहा है वह 5 घंटा लग रहा है। इसको माइनस मैंने क्यों लिया, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश, क्योंकि जो खाली करने वाला होता है वो माइनस में होता है,
उसको माइनस में लिया जाता है। तो ये इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 20 होगा, और इसको हम 20 को 4 से भाग दें तो 5 होगा, और ये 20 को 5 से भाग देंगे 4। अब ये 5 4 क्या है, ये आपकी क्षमता है या एफिशिएंसी है, और ये जो आपका ये 20 है वह टोटल क्षमता है, यानी टोटल वर्क है कि इतना काम करना है, यानी 20 यूनिट काम करना है। तो पाइप जो है पर घंटा 5 यूनिट काम करता है, ये इसकी क्षमता है। 1 घंटा में 5 यूनिट भर देगा। अगर 20 यूनिट का कोई टैंकी तो वह 1 घंटे में 5 यूनिट भर देगा। और जब भुरकी भी यहाँ पर काम करने लग जाए, छेदा भी काम करने लग जाए, भुरकी में बिहार में से छेदा को भुरकी वगैरह कहा जाता है, तो समझिएगा। हम दोस्त मैं बिहार से हूँ, थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज हो सकती है अलग हो। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी लैंग्वेज आपको अलग लगता हो, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। लेकिन देखिए, किसी भी, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो, सबकी लैंग्वेज अपनी अपनी जगह पर अच्छी है और सभी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट करनी चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये बात आया। तो हमने यहाँ पर सीखा था कि टोटल वर्क बराबर जो है टाइम इनटू क्षमता होता है, यानी समय गुना क्षमता होता है। तो काम करवाना किससे है, यानी खाली रिसाव से करवाना है, जो कि छेद है उससे काम करवाना है, कि उससे खाली करवाना है, कि जो छेदा है वह कितने देर में खाली कर दे। तो अब मेरी बात को समझिए, पाइप की क्षमता तो हमें पता चल गया सीधा सीधा 5 यूनिट है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन रिसाव की क्षमता के बारे में पता नहीं है। लेकिन यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि P माइनस R बराबर 4 है। अगर P 5 है तो R को कितना होना पड़ेगा ताकि ये 4 हो जाए? तो आपका जवाब होगा 1। कितना होना पड़ेगा? 1। यानी R की क्षमता है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करने का। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब काम करवाना है रिसाव वाले से, तो समय बराबर क्या? टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो टोटल वर्क हमने क्या कहा कि ये जो एलसीएम निकला है वो टोटल वर्क है। जो मैंने 4 5 का एलसीएम निकाला वो टोटल वर्क है 20। क्षमता क्या है? रिसाव वाले से करवाना है। रिसाव क्या है? रिसाव की क्षमता क्या है? पर घंटा 1 यूनिट। यहाँ से ये 20 घंटा निकल कर आ गया राइट आंसर। क्या मेरे बात को समझ रहे हैं? तो ये तरीका इफेक्टिव तरीका है और इससे है कि जल्दी बन सकता है आपका प्रश्न। देखिए, अब प्रियंकुर की वर्तमान उम्र अपने चचेरे भाई रिहाना की 3 गुना उम्र से 7 साल कम है। 7 साल कम है, ठीक है। प्रियंकुर नाम की कोई व्यक्ति है, उसकी वर्तमान उम्र को हम P मान लेते हैं। P, जो प्रियंकुर की वर्तमान उम्र P है, जो कि रिहाना की वर्तमान उम्र का, रिहाना का वर्तमान उम्र हम जो है R मान लेते हैं। इसका P मान लिया, इसका R। रिहाना के वर्तमान उम्र का 3 गुने से 7 कम है, यानी ये T जो है इतना के बराबर है। ये बात बोला है इसने, पहला लाइन से निकला। अब से 16 साल बाद, अब से 16 साल बाद, तो 16 साल बाद जो है प्रियंकुर की उम्र क्या हो जाएगा? P प्लस 16। और 16 साल बाद रिहाना का उम्र क्या हो जाएगा? तो रिहाना प्लस 16। और इस रिहाना का बोल रहे हैं 150%। 150% का मतलब 3/2। 3/2। 150% को हल कीजिएगा, 3/2 ही आना चाहिए। हाँ, वही आएगा। तो इतना बस इसको हल कीजिए। देखिए यहाँ तक क्या कहाँ पहुँच सकते हैं। ये वर्तमान उम्र है। ये क्या है? वर्तमान उम्र किसका? प्रियंकुर का। और पूछा भी है प्रियंकुर का वर्तमान उम्र। तो यहाँ पर आप या तो P बराबर ही इतना रख दीजिए या तो रिहाना का जो भी हो। हालांकि चलिए आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचता है। तो 2 से 2P प्लस 16 दूनी 32, 3R प्लस 16 3 48, ठीक है इतना। तो 3R के बराबर में हमें दिखा P माइनस 7। 3R के बराबर में हमें क्या दिखा? P माइनस 7।
माइनस उठकर इधर चल जाएगा तो प्लस में। हम इसको यानी इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, p प्लस 7 बराबर 3r। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इतना लिख सकता हूँ कि नहीं। तो 3r के जगह p प्लस 7 को पुट कर दीजिए जहाँ 3r है। 2p प्लस 32, 3r बराबर p प्लस 7 प्लस 48। ठीक है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 48 7 55 में 32 घट जाएगा, यानी ये p बराबर 55 में 32 घट जाएगा। तो p बराबर कितना निकल जाएगा, 3 2 23, और p की वर्तमान उम्र को हमने क्या माना, p, तो p बराबर ही निकल गया 23। तो ये हमारा 23 आंसर है। तो ये कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बिल्कुल बेसिक ही तरीका है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 34 85 और 102 का एलसीएम क्या होगा। 34 85 102 का एलसीएम क्या होगा। लगाने का तो शॉर्टकट भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ शॉर्टकट से भी जल्दी निकल सकता है। 17 से भाग दे दें 2 5, और ये 17 6 के 72 से 2 5 3, बस 5 दूनी 10, 17 51, 510। ये हमारा 510 राइट आंसर आ गया। मैंने देखिए इसको कैसे जल्दी कैलकुलेट कर दिया। 2 और 5 को गुना किए 10 आ गया, 3 और 17 को गुना किए 51 आ गया, और 0 वाले से गुना करना तो आसान ही होता है कि नहीं। तो इसलिए मैंने इसे ऐसे कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर सकते हो। 1/300 का आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इस पर रेकरिंग है, इस पर क्या है, रेकरिंग है, तो समझिएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, तो 1/300 है, इसको भाग दें। अगर 1/100 लिखें और प्लस 1/300 लिखें या 3 लिखें, तो दोनों बात सेम होना चाहिए। नहीं, 300 ये ना, तो ये दोनों बात सेम होना चाहिए। 1/100 का मतलब क्या, 0.01, और 1/300 फिर तो वही हिसाब किताब आ गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। समझिएगा, तो फिर कैसे कर सकते हैं। 1/300 है ना, तो हम इसको 1/3 और गुना 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/3 का मान होता है 0.3333 डॉट 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 आगे तक जाते रहेगा। इस आगे तक जाने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं कि 0.3, इस 3 बार बार जा रहे थे, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। लेकिन गुना में 100 भी है, अगर इसको हम 100 से भाग लगा दें, इसका मतलब पॉइंट जो है वो 2 अंक और इधर खिसक जाएगा, है ना। 0.03, हाँ, क्योंकि 100 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हालांकि भाग देकर देखिएगा कैलकुलेटर से भी, मैंने तो इसे तरीके से किया, हो सकता है मिस्टेक हमसे भी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है थोड़ा सा उलझन टाइप में होता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। 1/300 बिल्कुल सही, 1/300 बिल्कुल सही नहीं है, यानी 2 अंक खिसकना चाहिए इधर। तो ये आपका राइट आंसर ये है। सीधा सीधा करा, 1 को 300 से भाग दीजिए, ये आंसर, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हमारे PDF आपको मिल जाएगा। मैं PDF पर फालतू सब चीज़ डालता नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ों को डालता हूँ, तो आप जुड़ जाइएगा। या तो यहाँ से अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं स्कैन करके, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ से ज़रूर आप जुड़ जाइएगा, जहाँ से आपको PDF वगैरह मिलेगा। देखिए, मैंने इसमें ऐड किया है मानव शरीर और उससे संबंधित रोग के बारे में। 10 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 10 क्वेश्चंस के साथ साथ आप
और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाएंगे। सारे अच्छे प्रश्न हैं, आप इसमें अगर 10 में से 5-6 भी कर लिए तो बहुत है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में पैरासीटामोल दवा पाई जाती है। इन दवाओं का उपयोग क्यों करना चाहिए या क्यों करा जाना चाहिए? तो अस्थमा से राहत दिलाने के लिए नहीं, फीवर और अन्य एलर्जी लक्षणों को कम करने के लिए, या अपच अम्ल सूल को कम करने के लिए नहीं। तो देखिए, इसमें जो हल्के दर्द को, अगर मान लीजिए आपके सिर देहात दर्द में हल्का देहात में हल्का दर्द उर्द है, तो फिर आप यूज कर सकते हैं। आपके पास जो है यानी बुखार आपको हो गया है, हाई टेम्परेचर है, तो अब पर भी आज आप यूज कर सकते हैं ये पैरासीटामोल। इसलिए इसको आप देहात दर्द में, बुखार में यूज कर सकते हैं। हालांकि देखिए, अपच ये तो यहाँ पर एंटा एसिड का यूज होता है, फीवर के लिए कर सकते हैं, लेकिन एलर्जी के लिए आपका ये नहीं यूज होता है। एलर्जी के लिए देखिए कौन सा दवा है, मैं भूल रहा हूँ, हाँ उस चीज़ को यूज किया जाता है, याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा, हो सकता है आपको याद हो। एसी लोक तो वो भी पेट के अपच के लिए यूज किया जाता है। हालांकि चलिए डॉक्टर ही उतना बनना नहीं है, लेकिन जो पूछा जाता है तो वो चीज़ को समझिए, इसके कुछ इम्पोर्टेंट बात को समझिए। पैरासीटामोल एक बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। यह हल्का दर्द निवारक है, बुखार के रोगियों के तापमान को कम करता है। इन क्रियाओं को क्रमशः एनाल्जेसिक या ज्वर नाशक के रूप में जाना जाता है। एनाल्जेसिक मतलब कि दर्द निवारक, और ज्वर नाशक मतलब कि बुखार का निवारक के रूप में किया जाता है। पैरासीटामोल जो है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग वर्ग से संबंधित है। यह 2 साइक्लोऑक्सीनेजेन एंजाइम के निषेध के माध्यम से प्रोस्टाग्लैंडिन्स के उत्पादन के अवरुद्ध करके काम करता है। तो इसकी कुछ मैंने एक्स्ट्रा बातें यहाँ पर सर्च करके डाल दिया है, जिससे कि आप लोग को ढूंढना ना पड़े, अदर जगह ढूंढना ना पड़े उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। इसलिए मैं थोड़ा मेहनत कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सहूलियत हो जाए। हालांकि और भी चीज़ें में इसे इस्तेमाल किया जाए। इसका दूसरा नाम एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है, जो हमारे मुंह, मलाशय और अंतशिरा के मार्ग, ये चीज़ कहाँ से आ रही है, अन्य नाम, ये चीज़ अलग है, गलती से ऐड हो गया है, तो इस बात को समझिएगा। तो ये चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दूसरा, खड़े होकर पीठ के निचले हिस्से को हाथों से सहारा देना, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना और कुछ समय तक इसी मुद्रा में बने रहना क्या कहलाता है? तो इसको बैक आर्चिंग कहा जाता है। ये सब क्या है, आई हैव नो आइडिया। कलाई खिंचाव, मेरे पास इसकी कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी नहीं कि मैं सभी क्वेश्चन को बेसिक से जानता हूँ। बस मैं यहाँ पर टॉपिक देखा तो उस टॉपिक से लगा कि इस टॉपिक से पूछा जाएगा, और पूछा भी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने लिया है वो प्रीवियस ईयर से ही लिया है, भले टॉपिक वाइज लिए। तो चलिए देखते हैं। वेकाक्विलाइन दवा का विकास निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया गया है? तो ये MDR टीबी जो होती है, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टीबी 2 तरह के होते हैं, एक टीबी क्या है, दूसरा टीबी का नाम आप लोग बताइएगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से तो आप लोगों को पता है कि डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज से रिलेटेड मार दीजिए, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ पर डायबिटीज, इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। यह अग्नाशय के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, जो
ये चीज़ पूछा गया था एग्जाम में कि इंसुलिन किसके द्वारा निर्मित होता है, तो जो अग्नाशय के बीटा कोशिका होते हैं उसके द्वारा ये निर्मित होते हैं। हार्मोन को शरीर के मुख्य उपज हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह हार्मोन जो है यानी मुख्य रूप से उपज यानी पचने के रूप में ये सहायक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये इसके कुछ की पॉइंट हैं जो समझ सकते हैं। मधुमेह एक जो है चयापचय रोग है जो उच्च रक्त शर्करा के कारण बनता है। इंसुलिन रक्त कोशिकाओं में शर्करा को अन्य कोशिकाओं में ले जाता है और इसे ऊर्जा का रूप में उपयोग करता है। तो ये सब बातें कुछ एक्स्ट्रा है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मैं PDF भी दे दूंगा। और हालांकि डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेत्र श्लेष्म लाह शोध मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित नहीं, डैश से संबंधित है, किससे संबंधित, ये बात पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर भी इसके क्वेश्चंस में ही छिपा है। नेत्र मतलब क्या, आँख, तो ये आँख से संबंधित है। लेकिन ऐसा सब रोग के बारे में नाम लिखा गया है कि थोड़ा पढ़ने में भी हिचकिचाहट होती है कि नहीं। तो अब भी पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा। नेत्र श्लेष्म लाह शोध, नेत्र श्लेष्म लाह शोध पढ़िएगा आप 1-2-4 बार, देखिएगा कैसा लगता है पढ़ने में। तो ये आँख से रिलेटेड है और भी इसकी कई इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाल दिया है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, इसका कारण देखिए, ये जो है ये रोग अपने आँख में लाल आँख को लाल होते हुए देखे होंगे, इसी के वजह से होता है। और ये श्लेष्म झिल्ली जो आँख के ऊपर में एक वाइट कलर की झिल्ली होती है, पतली झिल्ली, तो वह उसी को वह मतलब कि प्रभावित करता है इस रोग में। तो जिसके वजह से आँख में सूजन हो जाता है, जो कि देखिएगा किसी को जो आँख में होता है उसके आँख में किच्ची वगैरह जो है वह ज़्यादा आता है। किच्ची मतलब क्या हुआ, चिपचिपा दर्द आने लगता है, तो हम लोग के इधर किच्ची बोला जाता है। ओके, तो ये सब देखिए, आँख लाल और तकलीफ देह होते हैं, पलकें आपस में चिपक जाते हैं, दृष्टि आमतौर पर प्रभावित नहीं होती, यानी साफ दिखने नहीं लगता है। तो ये सब कारण है। एड्स के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इम्यूनोसेंटेसिस जो है ये तो रक्त से रिलेटेड है। विडाल परीक्षण ये आपका टाइफाइड टाइफाइड के लिए इसको चेक किया जाता है। टाइफाइड परीक्षण भी यही है, विडाल परीक्षण। एलिसा के परीक्षण जो होता है वह एड्स के निदान के लिए किया जाता है। ओके, चलिए और भी इसमें मैंने ऐड किया है रोग के बारे में। देखिए, एड्स का निदान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी HIV वायरस के कारण होता है, ये वायरस की वजह से होता है। ये संक्रमण बीमारी भी होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, कमजोर कर देता है कि नहीं। तो एड्स के साथ कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य स्थितियाँ जैसे निमोनिया, छाले, फंगल संक्रमण, TB, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस विकसित कर सकता है एड्स के साथ रोगियों को, है कि नहीं। एड्स पर जब उपचार नहीं किया जाता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि एड्स का तो अब तो जो है वैक्सीन भी निकल गई है, पहले तो नहीं थी अवेलेबल। और भी इसका एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो इम्यूनोसिंथेसिस जो है, ये जो एमनियोटिक द्रव के उपचार के लिए गर्भाशय से निकाल दिया जाता है। विडाल परीक्षण आपका ये बुखार, टाइफाइड के रूप में जाना जाता है। टाइफाइड परीक्षण जो विडाल वही जो था वही है। टाइफिडोट एक चिकित्सीय परीक्षण है जिसे डॉट एलिसा किट होता है।
तो हालांकि यहाँ पर डॉट एलिसा किट के बारे में चर्चा किया गया, ना कि एलिसा परीक्षण, जो साल्मोनेला टाइफी के बाहरी झिल्ली प्रोटीन के खिलाफ IgM और IgG एंटीबॉडी का पता लगाता है। ओके, जो टाइफाइड परीक्षण में है। सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? देखिए, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा, तो हमने अगर इस चीज़ को ना भी पता होता तो हम इससे पकड़ लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इन्फ्लुएंजा क्या है? एक प्रकार का वायरस है। क्या है? वायरस है, जिसको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो प्रेरक सूक्ष्मजीव क्या है? विषाणु है। क्या बात को समझ रहे हैं? हालांकि चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट को भी थोड़ा बहुत जानते हैं। वायरस से और होने वाले क्या क्या रोग हो सकते हैं? हैजा, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, प्लेग, उपदंश, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण के लिए कुछ रोग, ये सब हो सकते हैं। इससे कहने का मतलब क्षय, टीबी वायरस, हाँ ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। और इसमें और भी रोग थे जिसके बारे में यहाँ पर कवक के कारण ये सब रोग होते हैं। और मलेरिया परजीवी के कारण जो होता है, प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। मलेरिया, लिस्मेनियासिस, टॉक्सियोप्लाज्मोसिस कुछ रोग हैं जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ओके, नेक्स्ट, मलेरिया के इलाज के लिए भारत में निम्न में से कौन सी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो ये इसका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया इलाज के लिए। ओके, और मलेरिया होता किसके वजह से? परजीवी के वजह से। ओके, नेक्स्ट, देखिए, पायरिया एक संक्रमण है जो गम के उत्तकों को प्रभावित करता है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो यह अक्सर दांतों के नुकसान की ओर जाता है। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि मलेरिया फैलता किसके वजह से, पायरिया किसके वजह से फैलता है, इस बात को पूछ रहा है। तो ये जीवाणु के वजह से फैलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन परजीवी भी है। तो परजीवी के वजह से भी पायरिया होती है, लेकिन वह ज़्यादातर केस में अगर ये जीवाणु नहीं रहता तब आप परजीवी मार सकते थे, क्योंकि ज़्यादा प्रभावी जो होता है वह जीवाणु होता है। पायरिया इससे परजीवी की प्रोटोजोआ के वजह से भी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कम। तो इसलिए यहाँ पर जीवाणु मारना सही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर इनके सारे ऑप्शंस के जो है डिटेल्स को ऐड किया है, उसको देख लीजिएगा। जीवाणु की खोज जो एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक थी उसने किया है। इससे रिलेटेड कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, कितने आकार के, कोकस, बेसिलस, वेब्रियो और सिफरिल्म में वर्गीकृत किया गया है। जो कोकस होता है वह गोलाकार अंडाकार आकार के जीवाणु होते हैं, और बेसिलस छड़ के आकार का, जो पूछा गया था कि बेसिलस का आकार क्या है, एग्जाम में ही पूछा गया है। विब्रियो कामा के आकार का जीवाणु होता है। विब्रियो कामा के आकार का होता है, कोमा आकार यानी इस तरह से होता है। और इसका आकार जो है ये सर्पिल होता है, क्योंकि इसमें ही लिखा हुआ है सर्पिल के आकार का जीवाणु होता है। तो ये 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जीवाणु से बीमारी संबंधित हैजा, तपेदिक, टाइफाइड, प्लेग, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, कुष्ठ रोग, टिटनस, डिप्थीरिया, परटूटिस। तो यहाँ पर ये जो है ये सारे रोग जीवाणु से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अभी जो कुछ देर पहले बता दिया, हो सकता है गलत हो गया हो। ये सब ये विषाणु मैंने शायद बता दिया था। तो ये जीवाणु के वजह से होता है। किसके वजह से? जीवाणु के वजह से। याद आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए दोस्त, इस तरह का गलती हो सकता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं टॉपिक को ऐड कर रहा हूँ ताकि कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कवर हो सके, है ना। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ दोनों ही पायरिया के कारण है, लेकिन प्रोटोजोआ के तुलना में जो है बैक्टीरियल
पायरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों प्रभावी होते हैं, लेकिन वो कम प्रभावी होते हैं। जो परजीवी के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा, वह कम प्रभावी होते हैं। ओके, विषाणु के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। विषाणु से होने वाले रोग के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो आपने सबसे लेटेस्ट रोग के बारे में तो जाना ही होगा कि कोविड-19 जो हुआ था, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, खसरा, पोलियो, माइल्टेसिस, रेबीज, चेचक, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, सार्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, मम्स, ये सब जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। वायरस का खोज किसने किया है? दिमित्री इवानोव्स्की ने किया है ना। तो इन सबको आप ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, यहाँ से सबसे क्वेश्चंस बनता है। ओके, और कवक से भी कुछ रोग होते हैं। देखिए, कवक शरीर तंतु से बना है, जिसमें जिसे माइसेलियम कहा जाता है। कवक रोग एथलीट फुट, रिंग बर्ग और एस्परगिलोसिस, कैंडिडियासिस रोग, ये सब जो होते हैं कवक से होते हैं। हालांकि देखिए, कवक के वजह से ही और बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे गंजापन, ये भी किसके वजह से? कवक की ही वजह से। तो बहुत सारे रोग हैं, इसको देख लीजिएगा। परजीवी के बारे में, जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, वह संक्रामक रोग होता है जो परजीवी द्वारा फैलता है। परजीवी रोग मलेरिया और ट्राइकोमोनिसिस, टोस्कोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ये सब जो रोग है वो परजीवी के कारण होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ से याद रख सकते हैं लोग। देखिए, मैट हैटर डिजीज नामक बीमारी निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? इसके लिए जो होता है मैट हैटर डिजीज, मतलब कि माथा भारी होने वाला जो बीमारी है वो किससे होता है? ये पारा के विषाक्तता की वजह से होता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो कुहासा है, ठंडी के दिन में जानते हैं ना कुहासा होता है, तो कुहासा में किसकी मात्रा, किस तत्व की मात्रा पाई जाती है? तो वह पारा की मात्रा पाई जाती है। तो इसके वजह से आप लोग देखते होंगे कि अगर ज़्यादा ठंडी में निकल जाते हैं तो माथा धर लेता होगा, माथा में थोड़ा दर्द होने लगता होगा, है ना। तो इन किसके वजह से? वह पारा विषाक्तता के वजह से। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। मैटर हेड डिजीज नामक बीमारी के लिए पारा विषाक्त जिम्मेदार है। मैड हैटर डिजीज पारा विषाक्तता का एक रूप है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। पारा वाष्पों को सांस लेने से लोगों का पारा विषाक्तता विकसित कर सकते हैं। हेड मैटर रोग पुरानी पारा विषाक्तता के कारण होता है या अन्य लक्षणों के बीच भावनात्मक, मानसिक, व्यवहारिक परिवर्तनों की विशेषता है। ओके, इन सबको आप देख लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक चार्ट को ऐड किया है जो एक्सटर्नल है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और हमको लगता है इसी से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेगा अगर रोग से पूछा जाए तो। विटामिन के प्रकार, उसके कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो रेटिनॉल जो विटामिन ए की कमी से होता है वह रतौंधी, जिसको जो है वैज्ञानिक भाषा में रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से बेरी रोग। विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जिसके वजह से सूखा रोग होता है। और विटामिन के फाइलोक्विनोन जो कि चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होने लगता है। विटामिन के जो होता है जिसके वजह से चोट अगर लग जाए तो आपको बहुत ज़्यादा खून निकलने लगेगा, यानी अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो। और सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसके वजह से स्कर्वी रोग होता है। अगर शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग होता है। ओके, तो ये टोटल मैंने कुछ लगभग 10 या 11 क्वेश्चन साइंस के इसमें इंक्लूड किया था, और साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड किया था, जिससे कि हो सकता है आप लोगों को बहुत मदद मिल सकती है, बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि जानकारी मिल सकती है। तो
ये टोटल मैंने क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, ये कॉम्बिनेशन क्लास आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक में। ओके, अगर आपको सही लगा होगा तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा बाद में हम मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम कोई अपने चैनल के बारे में बार बार तो बोलते नहीं, या तो आप हमारे कहीं देखते भी नहीं होंगे कि बीच में बोलते होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हमको दूसरे टाइप से लगता है बोलने में, उतनी हैबिट नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, हो सके तो अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी इच्छा। मैं आपकी बलजोबड़ी ये ठेंगा पकड़ के थोड़ी ना दबा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और हो सके तो एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, या तो किसी मित्र को या भाई को आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे हो सके कि आपकी वजह से हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिले, है ना। और हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा तो आप समझ सकते हैं हमें भी सपोर्ट मिल सकता है ना। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इन बातों पर, बाकी बात क्या कर सकते हैं, आपकी इच्छा। तो ये टेलीग्राम चैनल है जो मैंने बीच में भी दिया था, तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक उतनी हमें हैबिट नहीं है कि मैं आपको फटाफट जो मन सो बोल दो, उतना वो चीज़ नहीं है। एक अच्छे टीचर एक प्रचारक नहीं हो सकता है, एक अच्छे मतलब कि कहने का मतलब एक सभी लोग एक अच्छे तरह से सब चीज़ में माहिर नहीं हो सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं, तो बात को समझिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।